हेलो स्टूडेंट, देखो लास्ट क्लास तक हमने केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट जो कांस्टेंट होता है उसकी अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट निकालना सीखा था, है ना। हमने रेट कांस्टेंट मतलब के की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी कैलकुलेट कर ली थी, है ना, सेकेंड ऑर्डर के लिए भी कैलकुलेट कर ली थी, और हमने रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो जीरो ऑर्डर के लिए भी कैलकुलेट कर ली। लेकिन अब हम आज डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बहुत काम का टॉपिक जो आपके कभी कभी 3 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन उससे रिलेटेड बनता है। हेडिंग डालो डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, है ना। हम आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन होती है ना, क्या बोल रहा हूं, आज हम फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होती है जो उसकी इक्वेशन हुआ करती है उसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आज हम जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। वैसे तो क्या होती है इक्वेशन में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, वैसे तो आपकी ये अगर मैं बिना डिराइव करके डायरेक्ट लिख दूं, है ना, आपको अगर डायरेक्ट बतानी है तो ये होती है आपकी 2.303 लॉग, ठीक है। आपका होता है R0 माइनस R इक्वल टू होता है आपके पास बेटा T, है ना, KT होता है। अगर आप K को यहां लेके आओगे इसके टर्म्स में तो आपका क्या बन जाएगा, कुछ ऐसी इक्वेशन आपको बनेगी, समझ रहे हो। ये है फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसकी इक्वेशन है, समझ रहे हो। 2.303 अपॉन K log R0 अपॉन R इक्वल टू R0 इज क्या होता है, R0 होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्शन शुरू करने से पहले जो आपने कॉन्सेंट्रेशन ली थी रिएक्टेंट की वो होती है आपकी R0, और ये होता है आपके T टाइम के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन बन रही है ना, कुछ टाइम बाद। कर सकते हो। आज हम इसी को ड्राइव करना सीख रहे हैं, जो इक्वेशन आई कहां से, है ना। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, हम लास्ट में इसी को जनरेट करते हैं। इरेज कर दो, हम इसी को क्या करने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं। कितना, 2.303 अपॉन K log R0 अपॉन R इक्वल टू T। देखो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, हाइपोथेटिकल। सपोज आपके पास एक रिएक्टेंट था R, है ना, चलो उससे क्या बना, आपका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट, समझ रहे हो। अगर मैं इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट को बनाने की जो रेट डिफाइन करने चलूं तो मैं दो तरीके से रेट को लिख सकता हूं। एक लिख सकता हूं मैं रेट को, ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन के लिए जो रेट होगी वो लिख सकता हूं मैं रेट इक्वल टू K, जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हम इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, R से, यहां पर उसकी पावर 1, क्योंकि आप जानते हैं अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितना लिखेंगे आप, 1, है ना। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन चलती तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितना रखते हैं, 2। तो R इज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, R इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसकी पावर क्या रखोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 1। एक तो मैं रेट को ऐसे लिख सकता हूँ, रेट इक्वल टू K इज रेट कांस्टेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, है ना। और रेट को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, रेट आपका बेटा ये भी होता है रिएक्टेंट के लिए, क्या, माइनस dr अपॉन dt। ये इंस्टेंटेनियस रेट होती है क्योंकि इस जो डी लगा रहता है इसका मतलब इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो R होता है कॉन्सेंट्रेशन, D होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट टाइम में जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज हो रही है, ध्यान जाना बोल क्या रहा हूं, ये जो सेकेंड इक्वेशन लिखी है इसका मतलब है इंस्टेंट टाइम में जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे, ठीक है। एक तो रेट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर ये दोनों रेट हैं तो इसकी वैल्यू को इसके बराबर लिख सकते हैं। तो अगर मैं लिखने चलूं तो क्या लिखेंगे, माइनस dr अपॉन dt इक्वल टू K, ये R हो जाएगा ना, R की पावर 1 तो R हो जाएगा। इतना लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। चलो अब R के टर्म्स को यहां लेके आओ और dt को उधर ले जाओ तो बनेगा क्या, ध्यान से बनना, क्योंकि dr के अपॉन आप क्या चाहोगे,
आर के अपॉन आर लिखोगे तब भी बढ़िया मजा आएगा ना। तो ये आर है, ये भी आर, इस आर को यहाँ ले आओ, इस डी टी को उधर ले आओ, है ना। तो बनेगा क्या, माइनस डी आर अपॉन क्या आर इक्वल टू, ये डी टी उधर चले जाएगा के साथ, ये बनेगा के डी टी। इतना कर सकते हो। ये जो आपको दिख रहा है ये चीज माइनस डी आर अपॉन आर इक्वल टू के डी टी, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है ना बेटा, ये इंस्टेंट टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन या रेट बता के देगी आपको, क्योंकि डी लगा है ना, ये इंस्टेंट टाइम के लिए। आप एक इस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे जो हर टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन बता के दे आपको, है ना। तो ये इक्वेशन पर्टिकुलर टाइम्स पे ही क्या देगी आपको, कॉन्सेंट्रेशन देगी रिएक्टेंट की। लेकिन आप इसको ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे जो आपको हर टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन बता के देगी। तो मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहा हूं। कैसे करूंगा इंटीग्रेट, इसको मैं इरेज कर दूं यहां से, ठीक है। तो के तो इंटीग्रेट होगा नहीं, यहां से इंटीग्रेट करोगे, है ना, क्योंकि के तो कांस्टेंट है। ये क्या होगा आपका, ये भी आपका इंटीग्रेट होगा, है ना। इंटीग्रेट करने से क्या फायदा होगा, जो माइनस है और ये के डी टी है ना। इंटीग्रेट करने से फायदा ये होगा कि ये इक्वेशन किस में बदल जाएगी, एक ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी जो आपको हर टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन बता के दे। तो देखो जब भी आपका ये वाला साइन देखो, ये माइनस है, जब भी इंटीग्रेशन के आगे डी आर अपॉन आर लिखा होगा, ये हो जाता है बेटा आर, क्या हो जाता है, एल एन आर हो जाता है। अभी मैं समझेंगे। ये इंटीग्रेशन जो डी आर अपॉन आर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन डी आर अपॉन जो आर होता है वो बन जाता है किसमें, एल एन आर में बन जाता है। किसमें, एल एन आर में। एल एन क्या होता है, नेचुरल लॉग फंक्शन होता है। तो देखो, और जो इंटीग्रेशन डी टी होता है ये बदल जाता है टी में। किसमें, टी में। तो अगर मैं इसको हटाऊं तो ये बनेगा माइनस इंटीग्रेशन डी आर बाई आर कितना होता है, आर, लेकिन एल किसके साथ आता है, वो नेचुरल लॉग फंक्शन के साथ आता है। मतलब इतनी चीज को मैं माइनस एल एन आर लिख सकता हूं, माइनस इंटीग्रेटेड डी आर अपॉन आर को डी, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर को हम लिख सकते हैं आर, और एक नेचुरल लॉग फंक्शन आता है एल एन, और माइनस तो था ही, इतने को हमने क्या लिखा, माइनस एल एन आर इक्वल टू के तो था ही, डी टी इंटीग्रेट होके बनाता है टी, क्या बनाता है टी, और एक आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं आई। तो एक इक्वेशन कैसे है पता चल गया, माइनस एल एन आर इक्वल टू के टी प्लस आई। आई होता है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इतना कर सकते हो। चलो इसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पर, फिर हम इतना कर लोगे तो इसको इरेज कर दूं। तो माइनस एल एन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी प्लस इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो इस इक्वेशन से अब अगर आप इस इक्वेशन से अगर आप आई की वैल्यू निकालना चाहते हो, ध्यान दो ना बोल क्या रहा हूं, अगर इस इक्वेशन से आई की वैल्यू निकालना चाहते हो तो टी रख दो आप जीरो, ध्यान दो ना बोल क्या रहा हूं, अगर टी जीरो रखोगे के इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, जो आई की वैल्यू आएगी किसके बराबर आएगी, वो माइनस एल एन आर के बराबर आएगी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रही है। अगर आप इस आई की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो टी जीरो रख दो, तो के इंटू जीरो जीरो, बचा क्या, आई की वैल्यू माइनस एल एन आर के बराबर आएगी। तो देखो अगर मैं सपोज कुछ मान लूं, यहां पर कुछ लिख रहा हूं, अगर आप आई की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो टी इक्वल टू क्या रख दोगे, जीरो। टी इक्वल टू जब जीरो रखते हो तो टी इक्वल टू जीरो के टाइम में आपका ध्यान से बनना, जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन होती है वो आर नॉट के बराबर होती है। ध्यान से बनना बोल क्या रहा हूं, जब टाइम रखते हैं आप जीरो, ठीक है, उस टाइम जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है। टी इक्वल टू जीरो का मतलब अभी आपने रिएक्शन शुरू नहीं की। अगर रिएक्शन शुरू नहीं की, जो आर होगा मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर, ठीक। आर होता है कॉन्सेंट्रेशन, आर नॉट होता है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो जब टी इक्वल टू जीरो होगा तो उस टाइम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगी, आर के बराबर। आर की जगह आर नॉट लिख सकते हो। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, तो टी इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू क्या होगा उस टाइम, आर नॉट। तो चलो फिर आप इस इक्वेशन में आई की वैल्यू रखो, जो ये इक्वेशन है इसमें आई की वैल्यू रखो। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एल एन आर। कैसे आई, क्योंकि जब टी जीरो रख दिया आपने तो के इंटू जीरो जीरो,
तो बचा क्या, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एल एन आर। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं टू पुट आई इक्वल टू माइनस एल एन आर, टू पुट आई इक्वल टू माइनस एल एन आर कहा, इन ये इक्वेशन मान लो 1 मान लो, इन इक्वेशन 1 आई की वैल्यू कितनी होगी माइनस एल एन आर, इस आई की वैल्यू को इसमें रख दो। तो रख रहा हूं, फिर थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रखो। ये क्या था आप कॉपी कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इरेज कर दूं, ठीक है। तो चलो इरेज कर दे रहे हैं। टी इक्वल टू 0 बराबर क्या होता है, आर इक्वल टू आर नॉट। तो आई की वैल्यू क्या रख सकते हो इस इक्वेशन में माइनस एल एन आर रखो, फिर इस पूरी इक्वेशन में आई जहां पर है उसकी जगह क्या रख दो एल एन आर। तो मैं यहां पर कर रहा हूं, टेंशन मत लेना, इधर कर रहा हूं, इसके आगे का प्रोसेस यहां कर रहा हूं। देखो आप क्या लिख सकते हो, माइनस एल एन आर इक्वल टू के टी और आई, के टी है ना, आई की जगह क्या रख सकते हो आप, ये प्लस है और ये क्या रखेंगे माइनस एल एन आर, माइनस एल एन आर। समझ सकते हो, इतना कर सकते हो। अब एक काम की चीज मुझे बताओ कि यहां पर एल एन आर के सामने क्या लेके आओ एल एन आर। तो जब इसको यहां लेके आओगे तो क्या बनेगा, देखो ये माइनस वाला इधर के आगे प्लस हो जाएगा ना। तो आप क्या लिख सकते हो, एक चीज और याद रखो, जो ये एल एन आर है ना बेटा, ये वाला एल एन आर, ठीक है, इसको आप पूरा इधर लेफ्ट में लेके आओ तो क्या बनेगा, ध्यान से बनना। जब एल एन आर को इधर ले आओगे तो एल एन आर ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस है ही, ये क्या हो जाएगा एल एन आर, ठीक है। जब आपका यहाँ टाइम 0 रखा था तो यहाँ पर आपका देखो ध्यान से बनना, जैसे ही आपने यहाँ 0 टाइम रखा तो ये वाला आर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपने टाइम 0 रखा तो इस आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आर नॉट लिख सकता हूं। ध्यान से बनना, जब यहाँ पर 0 रखोगे तो इस आर की जगह मैं आर 0 लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका आर 0, ठीक है। ये कैसे है पता चल गया, टाइम इक्वल टू 0 मतलब इस आर के बराबर आप आर 0 रख सकते हैं, ठीक है। तो रख दिया मैंने, ठीक है। तो ये सेम टू सेम उठा के रखी, माइनस एल एन आर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा के टी माइनस एल एन आर, ठीक है। तो जब इसको आप लेफ्ट ले आओगे तो क्या हो जाएगा आपका एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट इक्वल टू के टी, ठीक है। ये जो आपका ये दिखता है आपको एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट जो दिख रहा है ना बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एल एन आर जो एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से बनना, इसको मैं लिखता हूं, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लिख सकते हैं एल एन आर नॉट बाई लिख सकते हैं आर, मतलब जो इतना दिखता है ना इसको आप ये लिख सकते हो, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा के टी, जब एल एन को आप लॉग में बदलते हो तो जब एल एन को आप लॉग में बदलते हो तो एक वैल्यू आती है 2.303 लॉग, इसको जब लॉग में बदलते हैं तो ये वैल्यू आती है, ठीक है, 2.303 लॉग। ये तो था ही आपका आर नॉट बाई आर इक्वल टू के टी, ठीक है। आप के को यहां लेके आओगे इसके अपॉन में तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, 2.303 अपॉन के लॉग, ठीक है। और यहां क्या रहेगा आर नॉट बाई आर इक्वल टू बचेगा बेटा टी। तो यही तो आप निकालना चाह रहे थे, ये जो निकली है ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन है। कुछ नहीं किया मैंने, एक बार दोबारा से रिव्यू ले रहा हूं। रेट को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, रेट इक्वल टू के आर की पावर के, और दूसरा रेट इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी। इस वैल्यू को इसके बराबर लिखा तो ये लिख दिया, ठीक है। तो आप आर के टर्म्स में लिखो, डी आर के अपॉन में क्या लाना चाहोगे आप, इस आर को यहां ले आओ और इस डी टी को उधर भेजो, तो बनेगा क्या, देखो माइनस इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर इक्वल टू के इंटीग्रेट नहीं होता, dt इंटीग्रेट होगा, के कांस्टेंट वैल्यू है। जब dt इंटीग्रेट होता है तो t बनता है, ये के था ही, और एक इंटीग्रेट कांस्टेंट आता है इसको हम i बोलते हैं। और जो माइनस इंटीग्रेशन dr अपॉन r होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln r लिख सकते हैं, माइनस ln r, ठीक है। तो आप जानते हैं अगर i की वैल्यू निकालना चाहते हो तो i की वैल्यू क्या होती है,
आई की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एल एन आर। ठीक है, तो इस माइनस एल एन आर को इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। और यहाँ पर इस आर को मैंने आर नॉट इसलिए बोला क्योंकि जब टाइम जीरो रखते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, आर जीरो, तब लिखा। तो एल एन आर के सामने एल एन आर लेके आएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल एन आर नॉट अपॉन आर इक्वल टू के टी, तो था ही है ना। और एल एन को जब लॉग में बदलते हो तो ये वैल्यू आती है 2.303 लॉग, ये आर नॉट अपॉन आर इक्वल टू के टी, और के को नीचे भेजो तो क्या बनेगा 2.303 के लॉग आर नॉट अपॉन आर इक्वल टू टी। ये थी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन। कॉपी करो फिर इरेज करते हैं इसको। चलो इरेज कर दिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ। ये तो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है। अब हम इसी इक्वेशन से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूं। हाफ लाइफ क्या होती है, कुछ नहीं, हाफ लाइफ का मतलब आधी लाइफ। क्या, आधी लाइफ, वो टाइम, हाफ लाइफ का मतलब वो टाइम जिस टाइम पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या रह जाती है, जस्ट आधी, उसी को हम हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोल रहा हूं, हाफ लाइफ का मतलब होता है वो टाइम या वो समय जिस टाइम पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुए रहती है, आधी। अगर आप एक रिएक्शन करवा रहे हो तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आपने ली थी 10 मोल, सपोज कितनी, 10 मोल। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 10 मोल क्या हो जाएगा, 5 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की ओर जाएगा तो 10 मोल से क्या हो जाएगा, मोल्स घटेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि कॉन्सेंट्रेशन जस्ट आधी रह जाएगी। ठीक है, वो टाइम जिस टाइम पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जस्ट आधी रहती है उसी को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। लेकिन हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ कैलकुलेट करो। ठीक है, तो हाफ लाइफ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, वो लाइफ या वो टाइम्स जिस टाइम पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। ठीक है, तो मान लो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल मान लो बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो ऑफ आर नॉट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट ही होती है, इसका आधा कितना हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का जो आधा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन आधी हो रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, मान लो स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, आर नॉट, और अगर आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आधी कितने टाइम बाद हो रही, तो आप बोलना, तो कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाएगी, आधा। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो वो टाइम जिस पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती, आधी हो जाती है। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज दिस, इसका आधा मतलब इसके बाई 2 कर दोगे तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। बस आर की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई 2। तो फर्स्ट ऑर्डर में लगा दो, फर्स्ट ऑर्डर में क्या लगाओगे, तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या थी आपके पास, 2.303 अपॉन के। ठीक है बेटा, लॉग, ठीक है, आर नॉट बाई आर इक्वल टू टी। तो टी हाफ निकालना चाहते हो तो दिस इज हाफ लाइफ, इसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं, टी हाफ है ना। तो आप आर की जगह क्या लिख सकते हो, आर नॉट बाई 2। यहाँ पर जो आर दिख रहा है ये, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, आर नॉट बाई 2। आर नॉट से आर नॉट उड़ाओगे, बचेगा क्या आपका, log 2 बचेगा, है ना। तो बनेगी क्या, 2.303 अपॉन के, है ना, ये बचेगा log 2। ठीक है, इक्वल टू ये बचेगा टी हाफ। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। आप 0.30 भी ले सकते हैं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू ले लूं, log 2 की वैल्यू ले लूं, तो log 2 की वैल्यू रखकर इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है आपका, एक वैल्यू आती है, log 2 की वैल्यू में लिख दे रहा हूं 2.303,
ये होती है ये वाली वैल्यू दिख रही है, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 अपॉन का के रहेगा ही, और इक्वल टू टी हाफ तो रहेगा ही। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप 0.3010 और 2.303 को, तो एक वैल्यू आती है, वो होती है 0.693 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 0.693 के आसपास आएगा, है ना, अपॉन के है ही, और इक्वल टू क्या है, टी हाफ है। तो यही है बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ, क्या 0.693 अपॉन के इक्वल टू टी हाफ। कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट सेशन में बताना। थैंक यू। इसको कॉपी करो, फिर आगे डिस्कस करो।